आज मैथिली शरण गुप्त की दो लाइनें मुझे याद आती हैं। वो दो लाइनें कुछ इस प्रकार है कि विचार हो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो यूं कि यूं मरो, याद करे सभी। मतलब आपकी जीवन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी मृत्यु पे पूरी दुनिया आपको याद करे। जीते जी ऐसा कारनामा कर जाओ कि पूरी दुनिया आपको एक अभिव्यक्ति के रूप में याद रखे। आज ऐसी ही एक कहानी को लेकर हम पहुंचे हैं डांडेसरा में। धमतरी से 21 किलोमीटर दूर स्थित है, कुरुद के पहले पड़ता है ये। और ये कहानी आपको वाकई में आश्चर्यचकित करेगी। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि क्या जीवन इस तरह का होता है, क्या जीवन में हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर जीते हैं, क्या वो सच में इतनी ही बड़ी है जितना हम मान लेते हैं। आइए चलते हैं हम उस घर में जिस घर में एक कहानी मौजूद है, जिस घर में एक सफर मौजूद है, जिस घर में सफलता मौजूद है। और आगे आपको पूरी कहानी हम बताएंगे, उस बच्ची से मिलवाएंगे जिस बच्ची के लिए आज हम यहाँ आए। उस बच्ची का नाम मैं आपको बता दूं, सेवती उसका नाम है और दिव्यांग है वो। और इस बच्चे का सफर जो है एक सामान्य बच्ची से शुरू होता है, फिर नेत्रहीन बच्ची के रूप में आगे बढ़ता है और आज के वक्त में ऐसा मुकाम उसने हासिल किया है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा संभव है। ये बच्ची जूडो में बहुत ज़्यादा मेडल्स लेकर के आई है, गोल्ड मेडल्स। जहाँ भी गई है इसने मेडल्स हासिल किए हैं। इस बच्ची को मेडल कैचर का नाम दे दे तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी, क्योंकि जितने भी जगह पर ये गई है मेडल लेकर ही वापस आई है। और पहली मैंने आपको बताया कि नेत्रहीन है, ब्लाइंड है टोटली। और इसके पीछे की कहानी क्या है, नेत्रहीन कैसे हुई, कैसे इनका सफर यहाँ तक का रहा। और एक और खास बात, अभी इंटरनेशनल के लिए इनका चयन हो गया है, इंटरनेशनल मेडल आने वाला है, क्योंकि अभी अभी ओलंपिक होकर के गुजरा है, ओलंपिक हुआ है अभी अभी। और आपने देखा कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर की बात करें या फिर स्वप्निल की बात करें, सभी ने जो है मेडल्स लेकर क्या है। ऐसे में स्पोर्ट्स की बात करें तो आज एक पैरालंपिक भी है, जो पैरालंपिक भी अपने आप में बहुत बड़ा एक कोटा होता है। पैरालंपिक में भी लोग निकलते हैं स्पोर्ट्स में। और पैरालंपिक में पिछले साल की बात करें तो पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा जो है ओलंपिक मेडल्स आए थे इंडिया के लिए। और ऐसे में पैरालंपिक्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आइए चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी। मेरे साथ में वो बच्ची बैठी है जिस बच्ची की बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अब हम उसके घर पे हैं और वो मेरे साथ बैठी है, उससे बात करेंगे, उससे जानेंगे कि उसकी अब तक की जर्नी कैसे रही और आगे के क्या प्लानिंग्स है। सेवती, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं ऑडियंस को बता रहा था कि आपकी जर्नी जो है, आप शुरू से ब्लाइंड नहीं थी, तो आप ब्लाइंड कैसे हुई, थोड़ा सा उसको बताइएगा। मैं स्कूल पे पहले पढ़ाई करती थी गवर्नमेंट स्कूल पे, फिर वहाँ खेल रही थी, परिपत्र खेल कर रही थी। खेलते खेलते मैं कुछ बहुत हार गई थी, फिर जीत गई थी। फिर खुशी के मारे हाथ को हिलाते हिलाते आँख में चला गया नाखून मेरा। फिर वहीं पे उसी समय से ब्लाइंड हो गई। अच्छा, लेकिन कहानी में थोड़ा सा ये पता चल रहा था हमको कि वो सिर्फ छोटा सा माइनर था, उससे रेडनेस वगैरह आ रही थी। बाद में जब आप ऑपरेशन करवाने गई तो वहाँ पे कुछ जी सर, पहले तो राइट वाले आई पे प्रॉब्लम था, लेकिन धीरे धीरे ना लेफ्ट वाले में चला गया था। धीरे धीरे दोनों ही आँख डैमेज हो गए। ये एक तो होता है जो पहले से जन्मजात जो होते हैं नेत्रहीन वो, और एक होता है हमारे जैसा केस जहाँ पे हम पहले देख सकते हैं अचानक से फिर जो है हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है।
तो इस बीच कितना परेशानी हुआ आपको, मतलब ये क्योंकि आप पहले से नहीं थे, अचानक से आपके जीवन में ये बदलाव आया? बहुत प्रॉब्लम है। पहले तो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, फिर धीरे धीरे पूरा बहुत मुश्किल गया। मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरे जैसा कोई है नहीं है, ऐसा सोचती थी। मानसिकता ऐसी बन गया था मेरा। लोगों से बात करने वगैरह में भी समस्या होती है, आप बाहर के कार्य जो तो पहले कर पाते थे उसमें भी समस्या आ रही होगी फिर आप। जी। तो फिर कैसे आपको ये दिशा मिली, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये थोड़ा सा कहानी आप बताइए, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ? डांडे सर में जब स्कूल खुले थे, मैम लोग नया स्कूल, फिर मैं वहाँ गई, मेरे जैसे बच्चों से मिली, तब जाके मुझे अच्छा लगा। फाउंडेशन दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र डांडे सर। तो एग्जैक्ट फाउंडेशन में जब आप पहुंची, आपने देखा कि वहाँ पे और भी लोग हैं आपके जैसे, तो आप उनके साथ जब घुलने मिलने लगी तो आपको फिर आसानी हो गई इन चीज़ों में। जी। लेकिन हम इस चीज़ के अलावा भी कई चीज़ों के लिए आए हैं। जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा फेमस है उस चीज़ के लिए आज हम पहुँचे, वो मैं चाहूँगा कि आप खुद जनता को बताएं कि आज आपका इंटरव्यू हम जो पहुँचे, जो आपने अचीवमेंट हासिल किया, आप किस फील्ड में है? स्पोर्ट्स की बात हो रही थी। जूडो जूडो का थोड़ा सा सफर आप बताइए कि जूडो आपने कब से स्टार्ट किया, जूडो की तरफ रुझान कैसे आया और अभी क्या जर्नी रही अभी तक की आपकी? 15 साल की उम्र से मैं जूडो खेल रही हूँ। 2017 में 2016-17 में जब गए थे फर्स्ट बार, 17 से खेलना स्टार्ट की हूँ। सबसे फर्स्ट बिलासपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। हम लोगों को इसके बारे में ABCD पता नहीं था, जूडो क्या है, कैसे पकड़ना है कॉलर, सब परेशानी होता था क्योंकि दिखाई नहीं देता था इसलिए। तो वहाँ पे ट्रेनिंग होता है पैरालंपिक्स के, मतलब पैरा जो फील्ड पैरा स्पोर्ट्स जो है वहाँ पे सबका ट्रेनिंग होता है बिलासपुर। जी सर। तो मतलब जूडो की तरफ रुझान कैसे आपका, आपने जूडो को ही क्यों चूज किया? इसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, जूडो ही क्यों? जूडो पहले जूडो के बारे में पता नहीं था। जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो यही मेरा सबसे फेवरेट गेम बन गया। अच्छा। कॉन्फिडेंस इतना नहीं था मेरा नहीं बढ़ा था। जब जूडो में आई, मार्शल आर्ट के बारे में पता चला, खेलना स्टार्ट किया, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। ठीक। तो मार्शल आर्ट जो है ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल से की बात करें, मार्शल आर्ट कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और आपने इसलिए इस स्पोर्ट को चुना है। तो अभी तक का बताइए सफर क्या रहा है, कहाँ कहाँ खेला है आपने? छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर कहीं गई है और आगे क्या प्लानिंग है आपका? मेरा सबसे पहला शुरुआत था हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव में हुआ फर्स्ट बार, फिर सेकंड गोरखपुर, फिर थर्ड लखनऊ, हैदराबाद, राजस्थान, फिर लखनऊ, फिर पंजाब। और अभी हम सुन रहे थे कहीं से कि आपका इंटरनेशनल में मेरा चयन हुआ। तो अब आप आगे इंटरनेशनल तक जाने वाली हैं, और ये भी सुना कि आप जहाँ भी गई हैं खाली हाथ नहीं लौटी हैं, मेडल्स आप लेकर के ही आई हैं। जी सर। कितने मेडल्स होंगे अंदाजा है आपको आपके पास? 6-7। और मैक्सिमम उसमें से गोल्ड मेडल ही है जहाँ तक हमने सुना है। मेरे 4 गोल्ड है, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। बहुत बढ़िया। मतलब बेस्ट फाइटर का अवार्ड मिला है। मतलब आपको बेस्ट फाइटर का अवार्ड भी मिल चुका है, सीनियर और जूनियर का। ये क्या होता है बेस्ट फाइटर, थोड़ा सा बताएंगे? बेस्ट फाइटर मतलब बहुत अच्छा खेली। ठीक। बात करते हैं परिवार की, आपके परिवार में कितने लोग हैं और परिवार का कितना सपोर्ट रहा है? मेरे परिवार में मैं, मेरी माँ, मेरी दादी और मेरी सिस्टर, उनका शादी हो गया और बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके सपोर्ट के बिना और मैम लोगों के सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और स्टडी की बात करें तो अभी तक आपने कहाँ तक की स्टडी की है और आगे क्या प्लानिंग है स्टडी को लेकर? 12th मेरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरे को आगे पढ़ना चाहिए, कॉलेज करूँगी। कॉलेज करना चाहती हैं आप, और आगे कॉलेज में मतलब क्या सब, क्योंकि अब देखिए आप इतने बड़े लेवल पे स्पोर्ट्स मैन हैं, इतने बड़े लेवल पे आपने अचीव की हैं चीज़ें सारी, तो गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहा है, शासन का कितना सपोर्ट रहा है और आगे क्या उम्मीद रहेगी शासन से आपको? गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं रहा है अभी तक, और हम चाहते हैं कि बहुत सपोर्ट करे हमें। हमारे पास ट्रेनिंग के लिए कुछ भी नहीं है, एकेडमी वगैरह, मैट वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हेल्प करे वो। अच्छा, अब बात करेंगे आपके सपने की, आगे क्या बनना चाहेंगे या क्या सपना आपने देख रखा है अपने लाइफ के लिए? मुझे तो जूडो कोच बनना था, कोच बनना है।
जूडो कोच बनना है? जूडो टीचर। पैरालंपिक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो आपने कभी सोचा है इस फील्ड में आगे पैरालंपिक देश के लिए मेडल लाने? जी सर, मैं चाहती हूँ आगे और भी इससे भी बड़ा मेडल और अच्छे से खेलूँ, अपने देश के नाम रोशन करूँ। अच्छा, बात हो रही थी सेफ्टी इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल के पहले आप ट्रेनिंग कैंप में भी गई थी, शायद हमको पता चला ये चीज़। तो वहाँ पे पहली बार शायद आप अकेले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था? तो आप जब अकेले वहाँ पे गए तो क्या क्या दिक्कतें हुई और कैसे, क्योंकि अकेले जाने के बाद इंसान का नजरिया बदल जाता है, सोचने का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा वो बताइए, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, अनुभव कैसा रहा? मैं फर्स्ट टाइम अकेले गई थी इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे अकेले चलना, अकेले रहना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हमारा एकेडमी, होटल और स्टेडियम हर सब दूर दूर था, पैदल जाना रहता था, सुबह जल्दी उठना रहता था, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। जिम वगैरह होता था, दर्द होता था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ मैम लोग भी नहीं थे, तो अकेली बहुत अकेली फील कर रही थी मैं। तो फिर मैनेज कैसे किया आपने? आप बता रही हैं अकेले दिक्कत हो रहा था, तो कैसे फिर आपने मैनेज किया उस सब चीज़ों? जो बाकी और भी थे मेरे जैसे, उन लोगों के साथ जाती थी, लेकिन ज़्यादा वो लोग हेल्प मांगते थे, लेकिन हेल्प भी नहीं करते थे, बहुत कम करते थे। तो अकेले ही आपने सारी चीज़ें मैनेज की हैं? अच्छा, अब अकेले आपने सारी चीज़ें वहाँ पे मैनेज की, तो नज़रिया तो बदला होगा थोड़ा, तो और कॉन्फिडेंस आया होगा कि अकेले आप कर सकती सारी चीज़ें। वहाँ अकेले रही तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। कॉन्फिडेंस बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आप अकेले जब सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो किसी भी व्यक्ति की बात हो, अकेले जब आप चीज़ें करने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर वो नज़रिया ही बदल जाता है। अब बात करेंगे ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी कैसे होती है, किस तरह की होती है, और आप दैनिक जो दिनचर्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए कि घर में क्या माहौल होता है? हमारी ट्रेनिंग मतलब पहले वहाँ गए थे तो ट्रेनिंग सुबह रनिंग होता था, स्टिचिंग होता था, और फिर जिम होता था, फिर फाइट होता था। आप अचीवमेंट में कुछ चीज़ें शायद भूल गई हैं, आपको और भी ज़्यादा अचीवमेंट मिली जहाँ तक मुझे रिकॉल हो पा रहा है, वो थोड़ा सा और बताएंगे क्या क्या? आपने बोला 10 सेक्टर, उसके अलावा भी कुछ और मिला हो, राज्य की बात कर ले तो? ओके, हाँ, कौशल यादव पुरस्कार हमारे मतलब छत्तीसगढ़ से खेला रंग में मिला था, जूनियर कैटेगरी। ये कब की बात है, किसके द्वारा आपको दिया गया था? 2019 की बात है। किसके थ्रू मिला था आपको? और आप लोग शायद सीएम से भी मिले हैं? जी, भूपेश बघेल, उन्हीं के हाथों दिया गया जी। कैसा लगा था उस टाइम आप जब पहली बार सीएम से मिल रही थी? तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि हाँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे मिल जाएगा ऐसे करके। आपके अलावा और कितने बच्चों को ये सम्मान मिला हो, कुछ आइडिया? पैरालंपिक की मतलब पैरा स्पोर्ट्स की बात करें तो पहले तो पूनम यादव, फिर मैं। आप दो ही, मतलब पूरे राज्य में जी, 2 ही लोगों को मिला है? जी, अब वो छोड़ दी सर। अच्छा, छोड़ दी मतलब कोई वजह आपको कुछ पता हो क्यों उसने छोड़ दिया? लेकिन अब इसी से एक सवाल ये आएगा कि जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ करना शुरू करता है इंसान, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आती है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे उसको लगता है कि बस अब हमसे नहीं होगा, छोड़ देना चाहिए। आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया हो, और आया है तो आपने कैसे उसको संभाला है? पहले जब हमें जूडो के बारे में पता नहीं था, फिर जब जूडो खेलना स्टार्ट किया तो बहुत लोगों ने बोला कि मतलब नहीं कर पाएगी, हर चीज़ से डरती है। मेरा कॉन्फिडेंस मतलब कम करने की कोशिश करते थे वो लोग, लेकिन मैंने थोड़ा सा भावुक पल आ गया था। अब आखिरी सवाल आपसे रहेगा सेफ्टी। पहला चीज़ तो ये, लोगों के लिए क्या आपका मैसेज रहेगा, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और अपने जैसे और भी दिव्यांग जो है उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? मैं लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। जब तक हम हैं तब तक लाइफ में परेशानी आती रहेगी, कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना चाहिए। लोग तो हमेशा मतलब पीछे
खींचने की कोशिश करते रहते हैं और जो अपना लक्ष्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आज फिर एक स्पेशल एपिसोड के साथ हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान थे सेवती दी, जिनकी स्टोरी जो है बहुत लोगों को मोटिवेट करती है और हम जैसे लोगों को सोचने पे मजबूर करेगी कि यार हम छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के बैठ जाते हैं। ऐसे में ऐसी परेशानियों को फेस करना और अपना नाम बनाने के लिए मेहनत करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, एक और नए बच्चे के साथ। मैं धनतेरस की गोद से प्रतीक पटायत, मैं किशन के साथ। अभी हमारे साथ वो चेहरा मौजूद है जिसने तैयार किया है सेवती को, और उस चेहरे से हम बात करेंगे, जानेंगे। अभी निवास था, हमारे साथ स्वयं वो आई है, अपने बच्चे से मिलवाए हैं और बच्चे का तो इंटरव्यू आपने देख लिया। बात करते हैं उनके कोच से। मैम, मैं चाहूँगा ऑडियंस को अपना परिचय देने पहले। नमस्ते, मैं देवश्री जोशी, छत्तीसगढ़ कोच और एग्जैक्ट फाउंडेशन की सदस्य भी हूँ। हम जब शुरू में जब हम ऐसे बच्चे को देखते थे तो हमको लगता था कि ऐसे बच्चों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कि ऐसे बच्चे हुनर तो है बट इनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि जहाँ पे लोगों को आगे ले जाए। और हमने धीरे से जानकारी हासिल किया कि बच्चों का मतलब ऐसे बच्चों का, डिसेबल बच्चों का भी गेम होता है, जैसे पैरालंपिक होती है, पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। तो इसके थ्रू हमने जाना कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पैरा स्पोर्ट्स की कमेटी है और उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे गेम हैं। तो हमारे पास जो बच्चे आए, हमने उनको देखा, उनके रुचि देखी और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाया। बात करेंगे ट्रेनिंग की। नॉर्मल बच्चों के ट्रेनिंग में तो कोई परेशानी उतनी ज़्यादा झेलनी नहीं पड़ती है। ट्रेनिंग का बस रूटीन होता है, वो फॉलो अप करवाना होता है। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस आप देखती हैं जब बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि यदि वो बच्चा देख नहीं पा रहा है तो हमको यदि उसको टेक्निक्स बताने हैं तो हम वो उसको कैसे बताएंगे। जैसे ग्रिपिंग कराना है तो हमको प्रॉपर वे में उसको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कि उसको पकड़ के बताना पड़ता है कि हम बेटा ऐसे ग्रिप करते हैं, है ना। जैसे कोई भी कपड़े होते हैं, जैसे हमारे मार्शल आर्ट के कपड़े हैं तो उसको बताते हैं कि स्पर्श करके बताते हैं कि ये मार्शल आर्ट के कपड़े हैं और इसको यहाँ पर ग्रिप किया जाता है। और ऐसे मतलब जब हमको टेक्निक बताना होता है तो पूरे बॉडी स्पर्श, बॉडी टच के माध्यम से हमको बताना पड़ता है कि वो कि इस तरीके से पैतरा टेक्निक लगा सकता है और सामने वाला क्या लगा रहा है उसको आभास करने के लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड में जो चल रहा होता है, वो जो मूव कर रहा होता है, उसको दिमाग को शांत रख के उसको समझिए और उसको आगे मतलब उसके विपरीत पटकने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए सारी चीज़ें हम लोग। आपने सेवती को ट्रेनिंग दी है, उसके ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं। ट्रेनिंग का सफ़र कैसा रहा? थोड़ा सा आपसे भी पूछ ही लेते हैं उसके अचीवमेंट के बारे में कि अभी तक क्या अचीव किया है। जैसे ट्रेनिंग का बात है तो ट्रेनिंग के लिए जैसे हम नॉर्मल, हमारे पास व्यवस्था तो है नहीं है, कुछ प्रशिक्षण केंद्र वो नहीं है, हमारे पास मैट नहीं है। तो हमने शुरुआत वहीं पे किया था नॉर्मल गद्दों से, जो हम सोने के लिए यूज़ करते हैं। हम वो गद्दों को ऐसे ज़मीन पे बिछा के उसमें से ट्रेनिंग करवाए थे। उसके बाद और रही बात सेवती की, तो सेवती के मेडलों की बात है तो वो अभी तक 7 से 8 नेशनल जा चुकी है। स्टेट का तो मैं बात नहीं करूँगी, नेशनल 7 से 8 गई हुई है और उसके पास 4 गोल्ड के अलावा सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल भी हैं। और वो नेशनल में गई हुई है, जैसे हरियाणा, गुड़गांव, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, ऐसे बहुत सारी जगहों में गई है। और उसको अवार्ड की बात करें तो जूनियर लेवल में 2019 में यूपी के राज्यपाल के हाथों बेस्ट फाइटर मतलब ये होता है कि जो उस वेट कैटेगरी में सबसे बेस्ट खेलता है उसको मिलता है। तो वो उसने अभी तक 2 बार हासिल किया हुआ है, एक तो जूनियर में, एक सीनियर में। हमारे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महामहिम अनुसुईया उइके जी के हाथों भी 2-3 बार सम्मानित हुई हैं। अपने यहाँ से पूर्व सीएम
उनके थ्रू भी इन्होंने राज्य खेल अलंकरण में शहीद कौशल यादव, जो कि जूनियर लेवल का अवार्ड होता है, वो उसने हासिल किया था 2019 में। आगे प्लानिंग क्या है बाकी बच्चों को लेकर, क्योंकि पैरा स्पोर्ट्स की बात करें और नॉर्मल ओलंपिक की बात क्यों ना करें, इंडिया में अभी ज़्यादा स्पोर्ट्समैन निकल रहे हैं। पैरा स्पोर्ट्स में भी पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन आता है, ऐसे में क्या देखती हैं आप इसको पैरा ओलंपिक्स या पैरा स्पोर्ट्स में बच्चों? पैरालंपिक तक ले जाने का तो वो है, सपना है, और बच्चे इतने वो हुनरमंद हैं कि वो कर भी लेंगे। बट ये है कि हमारे पास सुविधाएं उतना मिल नहीं पाता है जैसे हमको मिलना चाहिए इनको तैयार करने के लिए, चाहे वो डाइट की बात हो या हमको प्रशिक्षक हो या कैसे एकेडमी हो या आर्थिक रूप से भी हो। हम इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं कमज़ोर है, इस वजह से हमारे इधर से बच्चे नहीं निकल पाते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में बोला जाए तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए? गवर्नमेंट का ये है कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान फोकस होना चाहिए कि इनके लिए अच्छा से एक एकेडमी ओपन हो, उसमें कंटिन्यू ट्रेनिंग हमको दें, और ऐसे बच्चे जो हम उभर के आते हैं जो नेशनल में हो या हमको लगता है कि वो ओलंपिक तक जा सकते हैं, ऐसे बच्चों को उनको अच्छे से हमको तैयार करना चाहिए, उनका डाइट प्लान करना चाहिए और अच्छे प्रशिक्षक से उनको प्रशिक्षण दिला के उनको हमको आगे के लिए वो करें। तो इतने में भी हो तो फिर वो बच्चे और अच्छे से बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि सपना देखा है आपने और बाकी बच्चों को लेकर, वो हम चाहेंगे बहुत जल्दी पूरा हो जाए।